स्टूडेंट, क्लास 12 ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था जनसंख्या संरचना, और हमने जनसंख्या संरचना में लिंगानुपात, साक्षरता, राज्य के अनुसार जनसंख्या, ये सब हम भारत के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम भाषाई वर्ग पढ़ेंगे, यानी हमारे भारत में जो भाषाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपकी बुक में जो दे रखा है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। अब आपकी बुक में इसमें एक बार पढ़िएगा। मैंने कुछ आपको नोट्स दे रही हूँ, तो आप जब नोट्स लिखें अपने बुक में, तो नोटबुक में, तो कुछ अपनी बुक में से भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ आप जो मैंने लिखे हैं वो तो लिखने ही है, और अपनी बुक में से भी इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत में भाषा विविधता का संरक्षण। देखो, आपको पता है हमारे भारत में सांस्कृतिक विविधता है। भारत को उपमहाद्वीप की संख्या दी गई है, ये आपको पता है, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। उपमहाद्वीप कहा गया है भारत को, क्यों कहा गया है? क्योंकि एक पूरे क्षेत्र विशेष को लेके चलता है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, तो एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो पूरा भारत में, उसमें सारी सभ्यता, संस्कृति, और हमारे यहाँ पे जो राज्य हैं सबकी एक अलग अलग संस्कृति और परंपराएं, भाषा हैं। देखो, आज यूरोप में जो राष्ट्र हैं, देश हैं, जैसे स्पेन है, स्कॉटलैंड है, इनमें आपस में कई प्रकार की सामान्यता मिल जाएगी, है ना, समानता मिल जाएगी। परंतु हमारे ही देश के बंगाल और जो पंजाब है उसमें हमें विविधता देखने को मिलेगी। आप खुद ही देख लीजिए, आज पंजाब में कैसी रीति रिवाज है, कैसी भाषा है। बंगाल में देख लीजिए, बिल्कुल एक दूसरे को मैच ही नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो देश है विविधता को लेके बना हुआ देश है। हमने 11th क्लास में भी एक लेसन पढ़ा था, उसमें हमने जो भारत की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में भी बातचीत की थी। तो आपको ये, आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि भाई विविधता में एकता के संदर्भ में पढ़े ही हैं आप, तो विविधताएं हैं। तो यहाँ पे भाषाएं भी क्या है, विविध प्रकार की भाषाएं हैं। भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से एक है जहाँ भाषाओं में विविधता की विरासत है। भारत में संविधान में 22 अधिकाधिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। बहुभाषावाद भारत के जीवन का मार्ग है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में लोगों के अपने जन्म से ही एक से अधिक भाषा बोलते हैं और अपने जीवन काल के दौरान अतिरिक्त भाषाओं को सीखते हैं। हालांकि अधिकाधिक तौर पर यहाँ 122 भाषाएं हैं। भारत के लोगों में भाषाई संरक्षण में 770 भाषाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 50 पिछले 5 दशकों में लुप्त हो चुकी है। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, आज हम हैं तो हम देखिए राजस्थान में रहने वाले हैं, तो हम आज मारवाड़ी भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी, जैसे कई लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, और कई हैं जो थोड़ा सौ बोल लेते हैं। तो इस प्रकार हम कई प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। कई दूसरे राज्य में चले गए, तो जैसे हम महाराष्ट्र में लिया है, 2, 4, 5 साल वहाँ हमने कोई काम धंधा कर लिया, तो हम वहाँ की भी भाषा सीख ली। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हमारे यहाँ के लोगों को कई प्रकार की भाषाओं को बोलना आता है। तो 122 भाषाएं तो हैं, और इसके अलावा 780 भाषाएं की पहचान की गई कि हमारे भारत में कुल कितनी 780 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो कि उनका प्रचलन कम होने के कारण धीरे धीरे क्या हो रही है, लुप्त हो रही है। देखो, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब पहले सब देखो रियासतें थी, आप सबको पता है। बाद में इसका एकीकरण किया गया, संगठन बना और राज्य बने, है ना, तो संघ बने। तो पहले भाई जो पास में थी रियासतें उनको मिला के, फिर आपने जब भारत का एकीकरण पढ़ते हैं तब आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से एकीकरण में दिक्कत आई। वो तो लौह पुरुष सरदार भाई पटेल थे, उनके कारण क्या हो गया, हमारा ये जो पूरा भारत है एकता के सूत्र में बंधा। फिर क्या हुआ था कि 1953 में जब राज्यों का गठन हो रहा था, तब 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन हुआ, और सबसे पहला जो भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। ये बात है 1953 में। फिर राज्यों का पुनर्गठन के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, और इस प्रकार हमारे जो भारत है उसका गठन किया गया कि भाई जहाँ पे एक ही रीति रिवाज या भाषा वाले लोग हैं उनको एक राज्य में, जैसे अभी अपन गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में अक्सर हमें गुजराती बोलने वाले, एक सी उनकी परंपराएं, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन एक जैसा मिलता है ना। तो इस प्रकार उनका संगठन
उनको राज्यों का गठन किया गया। तो उसका एक मैंने नक्शा दिया 1956 में राज्यों का गठन, तो एक बार ये देख लीजिएगा। अब देखिए इंग्लैंड के गवर्नर काउंसिल के मेंबर और लेखन जॉन स्टेची ने 1882 में प्रकाशित अपनी किताब इंडिया में लिखा है कि हिंदुस्तान में कोई एक देश नहीं है, यह कई देशों का महाद्वीप है। यानी एक देश नहीं है हिंदुस्तान, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कई देशों का एक महाद्वीप है जिसमें कई देश है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था ना, तो इन्होंने इसका उदाहरण दे दिया है। अब स्कॉटलैंड और स्पेन में समानता देख सकते हैं, पर पश्चिम बंगाल और पंजाब बिल्कुल अलग अलग है। यही बात अभी मैंने कहा था, कितनी विभिन्नता है हमारे देश के राज्यों में कि आज यूरोप में स्कॉटलैंड और स्पेन देश हैं, उनमें हमें समानता देखने को मिल जाएगी, परंतु आज हम एक ही देश में जो हमारे राज्य हैं उनमें विविधता देखने को मिलती है। ऐसी कुछ ऐसी किताबों की मदद से ब्रिटिश इंडिया के ICS अफसरों को भारत समझाया जाता था, और उसी से बनी समझ के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार 190 साल तक इस देश में जोड़ घटा गुणा भाग करती रही, और आते जाते इसी आधार पर बंटवारा भी कर दिया गया। धर्म के आधार पर विभाजन के बाद, देखो धर्म के आधार पर तो विभाजन हो ही गया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश बन गए थे, है ना। तो धर्म के आधार पे जब देखो भाई 190 साल तक 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे क्या किया, राज्य किया, और फिर उन्होंने जाते जाते हमारे देश का क्या कर दिया, बंटवारा भी कर दिया, आपको पता ही है। तो धर्म के आधार पर विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दो बन ही गए थे। भारत में एक और विभाजन हुआ, इस बार इसका कारण भाषा बनी। फिर भाई लोग कहने लगे कि हम एक ही भाषा ही हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसमें भी आ गया है। साल था 1953 में था, और भाषा के आधार पर बनने वाला ये राज्य था आंध्र प्रदेश। देखिए फिर पहले तो धर्म के आधार पर तो दो देश बन ही गए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उसके बाद जब हिंदुस्तान का एकीकरण चल रहा था, हमारे भारत का एकीकरण चल रहा था, तो फिर भाषा और संप्रदाय को लेके बहुत बड़ा एक मुद्दा उठ गया कि हम एक ही भाषा ही हैं, तो हमारा एक राज्य करो। इस प्रकार से काफ़ी आंदोलन हुए, लोगों ने कई प्रकार की हड़तालें वगैरह भी की थी। और फिर सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो कौन सा था, 1953 में आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो ये तो एक ऐसी नॉर्मल सी बात है, तो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, अब जो बात है कि भारतीय भाषाओं को उनकी बोली व उत्पत्ति के आधार पर 4 समूहों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। यानी हमारे जो हिंदुस्तान में बोलियां बोली जाती हैं, कई बोलियां बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती हैं। वो देखिए भाषाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। देखो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, देखो भाषा तो काफ़ी है ना, परंतु जो संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। इस पे चीज़ को आप गौर करना। अब कौन कौन सी है, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी देखो 22 भाषा है, और आपको पता है हमारे कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ। उसमें से जो 8वीं अनुसूची है उनमें इन 22 भाषाओं को क्या लिया गया है, इन 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, उन्हें मान्यता दी गई है। ठीक है, विशेष दर्जा प्राप्त भाषाएं। अब विशेष दर्जा प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है, तमिल है, संस्कृत और कन्नड़ है, को भारत सरकार द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त है और श्रेष्ठ प्राचीन भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई है। देखो जो कन्नड़ और तमिल है ना, ये संस्कृत भाषा से इनका उद्भव हुआ है, इनका विकास हुआ है। ठीक है ना, कन्नड़ और तमिल में कई संस्कृत भाषा के शब्द मिलेंगे आपको, और संस्कृत आपको पता ही है भाषाओं की जननी है, ये हमारी हिंदी सब इसी संस्कृत से बनी हुई है। ठीक है ना, तो भारत सरकार ने इन्हें जो विशेष जो है भाषा वो कौन कौन सी है, संस्कृत और तमिल और कन्नड़ है। अब इन प्राचीन भाषाओं को 1000 वर्ष से अधिक लिखित और मौखिक इतिहास है। यानी आज जो ये संस्कृत, तमिल और कन्नड़ है, इसके जो हमें जो इनके उपन्यास या इनके हमें जो ग्रंथ मिलते हैं वो 1000 वर्ष पूर्व के लिखे हुए हैं। यानी हिंदी से भी आगे पहले कन्नड़, तमिल और संस्कृत का विकास हो चुका था। ठीक है, अब देखिए
बोलने वालों की संख्या, अब हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 39%। तेलुगु बोलने वाले की 8%। ये आपके सारा बुक में दे रखा है, तो ये इनका पूरा बुक का तो नहीं है, मैंने एक अलग से निकाला है, तो एक बार देख लीजिएगा। इनका सबका उर्दू बोलने वाले कितने हैं? 5.34। तमिल बोलने वाले 6.76। आंकड़ों में फ़र्क हो सकता है, बुक में थोड़ा अलग हो सकता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा इनको। मराठी बोलने वाले 7.50 और बंगाली बोलने वाले 7.79, तेलुगु बोलने वाले 8.20। इस प्रकार ये भाषा बोलने वाले हमारे देश में इतनी जनसंख्या है। जैसे हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 39.94। देखिए, आपको पता है जो उत्तर भारत है ना, वहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है ज़्यादा, और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे वहाँ पे हिंदी भाषाई लोग हमें कम देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जैसे तमिल है, कन्नड़ है, इस प्रकार की भाषाएं बोली जाएगी। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे या तो फिर ये भाषा बोली जाएगी या फिर अंग्रेजी वो लोग थोड़ा और बोलते हैं। हिंदी भी हालांकि ये नहीं है कि बोली नहीं जाती, बोली जाती है, परंतु वहाँ की जो तमिल है, कन्नड़ है, ये ज़्यादा भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए ये और भी भाषाओं का मैंने इनमें परसेंट नहीं है, इसमें जनसंख्या बता रही कि भाई गुजराती बोलने वाले इतने जनसंख्या है, इनके बारे में एक वर्णन, ये एक जो सारणी है वह प्रस्तुत की गई है। अब देखिए थोड़ा ये वाला जो हमने छोड़ दिया था कि भारतीय भाषाओं को उनकी बोली व उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित कर रखा है। देखिए ये एक भौगोलिक बताता है। जैसे इंडो यूरोपियन देश, जैसे इंडो यानी हमारा इंडिया, यूरोपियन यानी यूरोप का क्षेत्र है, तो भारत व यूरोप में बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति के हिसाब से इसको इंडो यूरोपियन बोल दिया। भौगोलिक स्थिति को बता रखा है। जैसे ऑस्ट्रो एशियाई यानी उत्पत्ति के आधार पर की इन भाषाओं की उत्पत्ति, जैसे यूरोप में अलग ही बोली जा रही है भाषा, है ना। अब देखिए हमारे पूरे विश्व में ज़्यादा बोलने वाली भाषा एक तो अंग्रेजी है, एक चीनी है, और तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? तीसरे नंबर पे जो भाषा आती है वो हिंदी है। यानी हिंदी भाषा विश्व में कितने नंबर पे आ रही है? तीसरे नंबर पे हिंदी भाषा विश्व में अपना स्थान रखती है। अब देखिए विश्व में जैसे कई देश हैं वहाँ पे और भी हिंदी बोली जाती है ना, तो इस प्रकार से हिंदी भाषा विश्व के तीसरे नंबर पे स्थान रखती है। इसके अलावा और देखिए हम बात करते हैं कि जैसे आपकी बुक में भी दे रखा है कि परसेंटेज इनका, कि कितने लोग कितने परसेंट मतलब कौन सी भाषा बोल रहे हैं, है ना। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि पहले के ज़माने में हमारे यहाँ पे भारत में कौन सी भाषा बोली जाती से काम होता था? संस्कृत भाषा से, है ना। और देखो संस्कृत को सभी भाषाओं की क्या कहा गया है? जननी भी कहा गया है। फिर देखो मुस्लिम शासनकाल आया तो फारसी, अरबी ये भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा करने लगे, हैं। उसके बाद जब अंग्रेजी शासनकाल आया तो फिर वो अंग्रेजी में सारा कार्य होने लगा। फिर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी, और हमारा जो हम कह सकते हैं प्रशासन का कार्य या तो हिंदी भाषा में, और उसके साथ में एक अंग्रेजी भाषा भी रखी गई, ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमारा प्रशासनिक कार्य होने लगा। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे जो बुक में था कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, क्या क्या दर्जा है और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इस हल्का सा दिया हुआ है, ज़्यादा इसका विस्तारित वर्णन नहीं है, आप आपकी बुक में देखिएगा। और तो हम भाषा के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। हाँ, एक कल जो हमने लेसन पढ़ा, जो कल टॉपिक पढ़ा था साक्षरता, तो मैंने आपको कहा था कि मैं साक्षरता के कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दूंगी। हालांकि कल वाले थे अपने पास PDF में, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ये अगर कल उसमें आ गए हैं तो उसको बार बार नोट डाउन। हाँ, अगर मैं कोई चीज़ को रिपीट कर देती हूँ बार बार, तो आपको एक बार ही उसको लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, एक चीज़ को एक बार ही लिखना है। अब टॉपिक कई बार मेल खा जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा प्रजाति संगठन वाला हमारे सेकंड लेसन में भी आया हुआ, इसमें भी आ गया। तो अगर उसमें चीज़ मेल खा रही है तो आप उसको बार बार मत लिखिए, एक बार ही लिखिए। तो कल मैंने ऐसे बताए थे आपको साक्षरता के आंकड़े सॉरी। आज देखिए आप, साक्षरता कुल कितनी है? 74.4%। ठीक है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.4%, 14%, सॉरी। पुरुष साक्षरता है 82.14%। स्त्रियों की साक्षरता कितनी है? 65.46%। ठीक है।
तो स्त्रियों की साक्षरता कम ही है, ठीक है, ये बात हम कल कर चुके हैं साक्षरता के बारे में सारी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल, 93.91%। और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार, 63.82%। स्त्रियों में सबसे कम साक्षरता दर है 52.66%, राजस्थान की व झारखंड की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्त्रियों की साक्षरता में कौन है? एक तो राजस्थान और झारखंड, ठीक है। तो राजस्थान की तो जो दर है वो कितनी है? 52 पॉइंट ही है, और झारखंड की कितनी है? 57% है। कुछ परसेंट में ऊपर नीचे हो सकता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग रिपोर्ट दी गई है, फिर भी मैंने अच्छे से ढूंढ के लाई हूँ, तो ये है। अब केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता वाला, ये वाली बात हम कल कर चुके हैं, लक्षद्वीप है 92.28%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है दादर नागर हवेली, वो है 77.65%। तो ये कुछ ही आंकड़े रह गए थे हमारे कल वाले टॉपिक में, तो वो आज मैंने आपको दे दिए हैं, तो उन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही। जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हम इस पार्ट का एक धार्मिक संरचना का टॉपिक बचता है, उसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना, तब तक के लिए धन्यवाद।